गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। अमन रोबस बिहेवियर ऑफ बोरोन हट गया था और यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। इससे आगे अपन पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में बचा है वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ही हट गया एंड बोरोन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। बोरोन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स तो हट गए हैं, लेकिन बोरोन के बारे में ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों। ये पोटेशियम देखिए, इट इज़ ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरेक्स। बोरोन जो है बोरेक्स से बनाया जाता है। पोटेशियम टेट्राबोरेट एंड बोरोन ट्राइब्रोमाइड वगैरह बनते हैं। एंड फर्स्ट बोरेक्स इज रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेट HCl एसिड लेस सोल्यूबल बोरिक एसिड ऑब्टेन्ड। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, बोरेक्स को कंसनट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, फिर गर्म करते हैं जिससे कि ये बनता है लेस सोल्यूबल बोरिक एसिड। फिर इसको वाटर के अंदर सोल्यूबल कर दिया तो बोरिक एसिड अपन को H3BO3 मिल गया। एंड ये जो बोरिक एसिड है फिर इसको और हीट करेंगे, देन हमें मिलेगा बोरिक एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बोरिक एंड हाइड्रोक्साइड मिला अपन को। अब इसके बाद इसको पोटेशियम के साथ में अपन ने हीट किया। Fe ट्यूब, आयरन की ट्यूब के अंदर, आयरन की ट्यूब में जब इसको अपन ने किया पोटेशियम के साथ में B2O3 को गरम, तब हमारा बोरोन मिला हमें। इस तरीके से बोरोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड सेकेंड रिएक्शन आप ये देख रहे हैं KbF4, पोटेशियम के साथ में इसको गर्म करेंगे, देन तब भी हमें बोरोन मिल जाएगा। इसके अलावा BbR3, इसको हाइड्रोजन के साथ में हीट करेंगे तो हमें बोरोन मिल जाएगा और HBr अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बोरोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, जिसमें हम बात करें तो बोरोन इज ए वेरी हार्ड, बोरोन बहुत हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट इज 2573 केल्विन, 2573 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ बोरोन इज क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस। जो बोरोन है उसके एलोट्रोप्स भी होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, दूसरा होता है एमोर्फस एलोट्रोप। दोनों ही टाइप के इसके बोरोन के जो है एलोट्रोप होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। इसमें है क्रिस्टलाइन में अगर बात करें तो बोरोन इज कलरलेस। क्रिस्टलाइन जो बोरोन है या तो कलरलेस होगा या फिर ब्राउन कलर का होगा। एंड एमोर्फस में बात करें, एमोर्फस बोरोन जो है ब्राउन कलर का ही होता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरोन इज 3.3। क्रिस्टलाइन जो बोरोन है उसकी डेंसिटी 3.3 होती है, एमोर्फस की होती है 2.4। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो ये इनफ्लेमेबल है एंड इसका जो बोरोन जो बर्न होता है ये होता है 8933 केल्विन टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक O2 के साथ में रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखिए कर रहा, एंड B2O3 बना रहा है, बोरोन ट्राईऑक्साइड है ये। इसी तरीके से बोरोन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ में भी इस गर्म करने पर हाई टेम्परेचर पे बोरोन नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, मतलब दोनों के साथ में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट तो करता है बट हाई टेम्परेचर पे करता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। देन ये बनाता है ट्राईऑक्साइड एंड नाइट्राइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और इसके साथ ट्राईऑक्साइड।
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बोरोन इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने सिलिकॉन ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया सिलिकॉन में, यहाँ पे सिलिकॉन, और यहाँ बोरोन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है कार्बन में, ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। एंड रिएक्शन विथ हैलोजेंस, तो हैलोजेंस के साथ में इसकी रिएक्शन देखिए, बोरोन हैलोजेंस के साथ में हीट करने पर रिएक्शन कर लेगा। बोरोन ट्राई क्लोराइड बना रहा है, ट्राई हैलाइड बनाता है, मतलब ये बोरोन ब्रोमीन के साथ में भी गर्म करने पर बोरोन ट्राई ब्रोमाइड बना रहा है। तो हैलोजेंस में अगर बात करें तो हैलोजेंस के अंदर ये जो है मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है और ट्राई क्लोराइड और ट्राई ब्रोमाइड बनाता है। एंड रिएक्ट विथ एसिड, बोरोन जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेता है। HCl के साथ में डज नॉट रिएक्ट विथ HCl, ठीक है, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ HCl एंड रिएक्ट विथ कंसनट्रेट H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है कि नहीं। देन ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड एंड ऑक्साइड बनाता है उनके। यहाँ पे आप देख सकते हो बोरोन का रिएक्शन करवा रहे हैं कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में, देन ये बोरिक एसिड बना रहा है H3BO3 एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बोरोन रिएक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है एंड बोरिक एसिड बना रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे नोट देखिए, अब नोट डाला हुआ है क्रिस्टलाइन बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, जो क्रिस्टलाइन बोरोन होता है वो किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ना कंसनट्रेट के साथ में ना इस HNO3 के साथ में, ना ही H2SO4 के साथ में। क्रिस्टलाइन तो नहीं करता, अमोर्फस करते हैं ये रिएक्शन, वो भी कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ में। एंड रिएक्शन विथ एल्कलाइंस के साथ में इसको डिजोल्व किया जाए तो देन हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। यहाँ रिएक्शन देख सकते हो आप 6KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, बेस के साथ में बोरोन ने रिएक्शन करी, देन ये बना H2, 3H2 हाइड्रोजन बनाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अब आपको जो आगे टॉपिक नज़र आ रहा है ये बोरोन बोरेक्स, ये बोरेक्स हट गया है, बस ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये बोरेक्स सिलेबस में नहीं है इस बार। एंड आगे बात करें तो आर्थोबोरिक एसिड ये भी हट गया है ड्यू टू कोरोना 40% सिलेबस में। एंड डाइबोरोन भी हट गया, B2H6 डाइबोरोन। तो अब हमें पढ़ना है 14 ग्रुप सी डाई, तो ये है 14 ग्रुप की बात करते हैं। 14 ग्रुप देखिए, ग्रुप नंबर जो 14 एलिमेंट्स हैं वो टोटल 6 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, वैसे तो टोटल 7 होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो स्टडी होती है मोस्टली वो बात करते हैं अपन 6 एलिमेंट्स को लेकर, क्योंकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स जहाँ पी ब्लॉक के अंदर जो नीचे बॉटम में जो एलिमेंट्स है कुछ डिस्कवर हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, ऐसा है, उनका नाम ज़रूर दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स हैं। और आप इनको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, कहे, सीता, गीता, सुन, पीबी प्रभु, और नीचे जो आता ना लास्ट में जो अगर बात करें छठा एलिमेंट तो वो आता है एफ, फरियाद, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से 6 एलिमेंट हो जाते हैं इसमें। बात हम केवल 5 को लेकर ही करेंगे, नीचे वाला इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, कहाँ प्रेजेंट हैं और कितना कितना परसेंट, तो कार्बन इज द 17 मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट बाय वेटिंग इन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन जो है 17वें नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इसका मतलब इसकी कोई कमी नहीं है। और ये कार्बन जो है फ्री स्टेट में मिलता है नेचर में और कंबाइन स्टेट में मिलता है, किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है और फ्री स्टेट में भी होता है। फ्री स्टेट में बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और पुलरिन है, कोयला है, कोल। इसके अलावा कंबाइन स्टेट में बात करें तो ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, CO2 की फॉर्म में एयर में है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। भाई कार्बोनेट्स के अंदर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ Na2CO3, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। ऐसे बाइकार्बोनेट्स की बात करें NaHCO3, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप ये जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स में कार्बन प्रेजेंट है, CO2 एयर के अंदर ये कार्बन प्रेजेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो कार्बन होता ही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ केमिकल जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह, ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही होते हैं, तो इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता ही है। इसके अलावा सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन देखें यहाँ पे, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, 27.7% है होता है इसका अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा है, इसकी कोई कमी नहीं है, ठीक है कि नहीं। किस रूप में मिलता है ये मिलता है सिलिका के रूप में, SiO2 सिलिकेट्स के रूप में, सैंड और क्ले के अंदर काफ़ी प्रेजेंट है। बजरी में काफ़ी सिलिकेट होता है, सिलिका होता है। इसके अलावा जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम जो है ये ज़रूर लेस अमाउंट में है अर्थ क्रस्ट के अंदर। और टिन जो है मिलता है, वो मिलता है टिन स्टोन, तो ये टिन का और है टिन स्टोन SnO2। और लेड जो मिलता है वो मिलता है ग्लेना में, ग्लेना का फॉर्मूला होता है PbS, ये याद रखना आप, ये ग्लेना है जो कि लेड का और है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता चुका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपसे डिस्कस कर चुका पहले ऑलरेडी। तो ये ग्रुप नंबर 14 है, 14 के अंदर आपका आ जाएगा NS2Np2 आ जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आएंगे, तो इसका ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे देख ही सकते हैं ये लिखा हुआ, और ये इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे कार्बन का देखिए 6 एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर है, जर्मेनियम का 32 एटॉमिक नंबर है, टिन का 50 एटॉमिक नंबर है, लेड का 82 एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है ना, इसको थोड़ा सा आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो अब आपको याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर टिन का जो है 50 है, 50 से सीधे 82 हो गया। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस के कारण जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर चलिए एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट हो गया एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर अगर अपन बात करें तो ये सभी चीज़ें हैं वही हैं। ग्रुप नंबर 14 भी वैसे ही ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है अप टू डाउन जाने पर। अपन जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। इट मीन्स ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 14 की जो रेडियस है वो क्या होगी, कम होगी, और 15 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो 14 से तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, और 15 से इसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से अप टू डाउन जाएंगे यूँ ग्रुप 14 में, तो रेडियस क्या होती है, तो रेडियस जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, नया सेल जुड़ जाता है, नया सेल जुड़ने के कारण से जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखिए इसमें, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर हाई देन ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 से ज़्यादा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 14 की, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या होगी, ग्रुप डाउन द डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगा। ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये ऑर्डर है इसका, यहाँ पे ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, देखिए आप, कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, फिर टिन। अब देखो ये जो लेड है वो टिन से पहले है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टिन से पहले लेड आ गया। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न यही है, इसका रीज़न यही है कि आप देख सकते हो टिन के अंदर 50 है प्रोटॉन और इसमें 82 प्रोटॉन है। तो 82 प्रोटॉन इंक्रीज होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण से शेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो गया।
सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन नॉर्मली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें यहाँ पे देखिए आप ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना डी ऑर्बिटल के, इन 10 इलेक्ट्रॉनों पर शेल्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है, ठीक है कि नहीं, इनका शेल्डिंग इफेक्ट कम है एंड इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ जो लगता है वो ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो इस लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टिन से ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अगर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स विल बी मोर देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 13 ग्रुप से क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बट यहाँ पे अगर इसके में बात करें ग्रुप 14 के अंदर बात करें, केवल ग्रुप 14 की बात करें, अप टू डाउन जाने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, नॉर्मली अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। 2.5 से ये आ गया 1.8, अब लेकिन 1.8 आगे 3 तक 1.8 ही रहता है, 1.8 देन थोड़ा सा लेड का इंक्रीज हो गया, 0.1 इंक्रीज हो गया, 8.8 से कितना हो गया, 0.9 हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज। रीज़न वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना यहाँ पे, इस वजह से 50 से 82 हो गया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा फ़र्क आ गया है। बाकी बीच वालों की तीनों की इक्वल रहती है। चलो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से तो इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप के अंदर मूव ऊपर से नीचे जाएंगे अपन तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होंगे बिकॉज दीज इंटर एटॉमिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है ना, नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, तो एटम्स के बीच में जो एटॉमिक फोर्सेज लगता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दैट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक।